Good afternoon, students. My name is Nilesh, and today we are going to start a new chapter of class 7 of science. Name of chapter is the ever evolving world of science. आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे क्लास 7 का। यहाँ पे एक छोटी मिस्टेक हो गई। यहाँ पे क्लास 7 चाहिए था तो गलती से 6th हो गया। हाँ, तो 7th क्लास का साइंस का चैप्टर आज हम देखने जा रहे हैं। आई होप कि आपको पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं पहली स्लाइड से। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस स्लाइड का नाम है। तो देखेंगे हम कि इस चैप्टर में क्या क्या है। मैंने ये चैप्टर जब देखा तो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर है। तो ये जो पहला चैप्टर है इसमें कोई ज़्यादा डिटेलिंग दी गई नहीं है। पूरे साल भर साइंस को कैसे पढ़ा जाए, साइंस में क्या क्या आने वाला है और साइंस को स्टडी कैसे करना है, ये पूरी चीज़ें इस चैप्टर में दी गई है। तो बेसिकली इस चैप्टर में आज हम देखेंगे कि साइंस को स्टडी कैसे किया जाता है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी हेल्प से साइंस को पढ़ा जा सकता है, वो आज हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ये नियर अबाउट हाफ एन आवर का वीडियो होने वाला है। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया को ध्यान से देखें और पढ़ें। काफ़ी इजी सेशन होने वाला है, आपको काफ़ी फायदा भी होगा। तो बिना वक्त ज़ाया करते हुए शुरू करते हैं। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस, ये पहली स्लाइड का रीडिंग है। साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट फैक्ट। देखो, साइंस सिर्फ फैक्ट्स बताना मतलब साइंस ऐसा नहीं है। ओनली फैक्ट्स, साइंस में फैक्ट्स होते हैं लेकिन सिर्फ फैक्ट्स ही साइंस कहलाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। तो साइंस क्या है? आस्किंग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पूछना मतलब ही साइंस है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक सवाल पूछता हूँ कि फैन कैसे रोटेट होता है, तो जैसे ही मैंने सवाल पूछा आप लोगों से तो आपके दिमाग में उसका आंसर आएगा। आप सोचने लगोगे कि सर ने पूछा है कि फैन कैसे चलता है, तो आप फिर उसके बारे में सोचने लगते हो कि इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होता है, फिर फैन के अंदर एक मोटर होती है और उस मोटर को इलेक्ट्रिक सप्लाई मिलने के बाद वो शाफ्ट को रोटेट करने लगती है, और जैसे ही शाफ्ट रोटेट होता है तो ब्लेड्स ऑफ दैट फैन अल्सो रोटेट्स। तो फैन के ब्लेड्स भी क्या होने लगते हैं? रोटेट होते हैं। मतलब सवाल पूछने के बाद हम उसके किसी चीज के बारे में अगर सवाल पूछा जाए तो क्या होता है, हम उसके बारे में सोचने लगते हैं। हाँ, उसके पीछे का रीजन जानने की कोशिश करते हैं। तो साइंस सिर्फ फैक्ट जानना नहीं है, तो सवाल पूछना भी साइंस है। उसके बाद डूइंग एक्सपेरिमेंट। साइंस को सिर्फ क्लासरूम में बैठ के बुक के अंदर से पढ़ना यही साइंस होता है क्या? तो नहीं। साइंस मतलब कुछ करके देखना, ये भी एक साइंस होता है। तो हर एक स्कूल में लैबोरेटरीज क्यों दी गई होती है? सीबीएसई स्कूल में खास करके साइंस लैब मैंडेटरी है, कंपलसरी है। तो ऐसा क्यों सीबीएसई ने क्यों मैंडेटरी किया है? क्योंकि साइंस पढ़ने के लिए आपको कुछ चीजें खुद करके देखनी पड़ेगी। जब आप उन चीजों को करके देखोगे उसके बाद में आपको पता चलेगा, रिजल्ट देखने के बाद, कि ये चीजें वर्क कैसे करती है, कैसे काम करता है कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज कैसे वर्क करती है। तो वो आप करके देखने वाले, डेमोन्स्ट्रेट करके करने के बाद समझ में आता है कि चीजें कैसे वर्क करती है। तो साइंस इज अबाउट आस्किंग अ क्वेश्चन, साइंस इज व्हाट इज डूइंग एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट करके देखने की चीज होती है। एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड। हाँ, तो वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। एक्सप्लोर करना मतलब क्या? उसके छानबीन करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, कुछ चीजें ढूंढने पड़ेंगी, एक्सप्लोर करना पड़ेगा। हाँ, तो यही साइंस है। साइंस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अराउंड अस। साइंस और क्या काम की चीज है? साइंस क्या करवाता है? हमारे इर्द गिर्द जितनी भी सारी चीजें हैं उनको समझने के लिए साइंस काफी इंपॉर्टेंट होता है। उन सारी चीजों को समझने के लिए साइंस हमें हमारी क्या करता है? मदद करता है। अभी यहाँ से मैं एक कैमरा के जरिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसके पीछे भी एक साइंस है। कैमरा की जो लेंस है वो क्या कर रही है? विजुअल्स कैच कर रही है और वो
कैमरा से निकलने वाली एक केबल मैंने कंप्यूटर को अटैच की है, और जो विजुअल्स कैमरा कैच कर रहा है वो सारा का सारा स्टोर किस में हो रहा है, कंप्यूटर में स्टोर हो रहा है। तो ये भी एक साइंस है। फैन का रोटेट होना भी साइंस है। जिस रूम के अंदर मैं पढ़ा रहा हूँ उस रूम का जो कंस्ट्रक्शन किया गया है, वो कंस्ट्रक्शन का जो बेस है वो भी क्या है, साइंस है। तो इस दुनिया में जितनी भी सारी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजों का जो बेस होगा वो क्या होगा, साइंस ही होगा। अभी नेक्स्ट स्लाइड के बारे में बात करते हैं, स्कोप ऑफ साइंस। साइंस का स्कोप कहाँ तक है, मतलब साइंस का जो प्रभाव है, साइंस का जो साइंस जो फैला है वो कहाँ तक फैला है। तो देखो, वेरी स्मॉल थिंग्स लाइक सेल्स एंड वेरी बिग थिंग्स लाइक सन एंड स्टार्स, साइंस इज एवरीवेयर। देखो साइंस कहाँ है, सेल, हमारी जो बॉडी है वो सेल से बनी है। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। हमने पढ़ा है ये बात हमने पढ़ी है। तो चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, सारे के सारे किससे बने हैं, सेल से बने हैं। और सेल एक छोटा बेसिक फंडामेंटल यूनिट है जिससे सारे ऑर्गेनिजम्स क्या है, बने हुए हैं। तो सेल कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, सेल को हम नेकेड आई से देख नहीं सकते। सेल की अगर स्टडी करनी होगी तो आपको माइक्रोस्कोप लगने वाला है। क्या लगने वाला है, माइक्रोस्कोप। तो सेल इतनी छोटी सी बात है, एकदम छोटी सी चीज, हाँ, उसको हम नेकेड आई से भी नहीं देख सकते, इतनी छोटी सी चीज सेल है। और सन और स्टार्स, तो सन कितना बड़ा है, हमारे अर्थ से काफी गुना बड़ा है। स्टार्स कैसे है, सन से भी काफी बड़े बड़े स्टार्स इस यूनिवर्स में, इस गैलेक्सी में मौजूद है। तो सन या स्टार्स के पीछे भी साइंस है, सेल के पीछे भी साइंस है। तो साइंस का अब नहीं है, साइंस हर जगह पे। सो साइंस इज एवरीवेयर। आ गया ध्यान में। चलो नेक्स्ट स्लाइड के बारे में बात करते हैं। तो साइंस, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि विदाउट साइंस इस अर्थ पे, प्लैनेट पे कुछ भी नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि विदाउट साइंस ये यूनिवर्स ही पॉसिबल नहीं, तो ये बात भी क्या होगी, सच होगी। तो साइंस के अलावा कुछ भी पॉसिबल नहीं। आगे जैसे जैसे इस चैप्टर के स्लाइड्स देखते जाएंगे हम लोग, वैसे वैसे आपको ये चीज समझ में आने लगेगी। आगे की बात करते हैं, साइंस अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द, हम जहाँ पे रहते हैं, चाहे वो क्लासरूम हो, हमारा घर हो, मार्केट हो, ट्रेन हो, बस हो, एरोप्लेन हो, सभी जगह पे। तो वहां पे साइंस किस तरह से वर्क करता है वो इस स्लाइड में देखेंगे हम। मटेरियल्स एट होम, हमारे घर में जो भी चीजें हैं, चाहे टेबल हो, फैन हो, सोफा हो, टीवी हो, फ्रिज हो, कूलर हो, आपके यूटेंसिल्स, बर्तन हो, गैस हो, सारी जो चीजें हैं के अंदर क्या है, साइंस ही है। फ्लो ऑफ वाटर, वाटर अगर जमीन पे फ्लो होता है या फिर रिवर में फ्लो होता है, उसके पीछे भी क्या है, साइंस ही है। मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, मान लो फैन अभी यहाँ पे लगा हुआ है, ये फैन रोटेट कर रहा है, तो उसके पीछे भी क्या है, साइंस है। वी ऑब्जर्व साइंस डेली। तो न चाहते हुए भी हम दिन भर साइंस को ही ऑब्जर्व करते रहते हैं। चीजों को ऑब्जर्व करना मतलब क्या, उनके पीछे का साइंस को ऑब्जर्व करना। समझ में आया? आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। तो चलिए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। लर्निंग जर्नी, तो हमारी इस क्लास की जो साइंस की जर्नी होगी वो कैसी होने वाली है। हाँ, साइंस हेल्प अस टू इम्प्रूव थिंकिंग। साइंस क्या करता है, हमारी जो थिंकिंग है उसको इम्प्रूव करता है। हमारा जो सोचने का तरीका होता है उसको इम्प्रूव करने का काम कौन करता है, साइंस करता है। हम जिस तरीके से भी सोचते हैं, हाँ, अगर साइंस हमारे ध्यान में अगर आ जाए, अगर मेरे ध्यान में आ जाए कि ये जो डिजिटल फ्लैट पैनल है टीवी जैसा, ये काम कैसे करता है, इसके पीछे का अगर साइंस मेरे समझ में आ गया, देन आई कैन इजीली ऑपरेट दिस बोर्ड। तो मैं इजीली इस बोर्ड को क्या कर सकूंगा, ऑपरेट कर सकूंगा। तो हमारी थिंकिंग को साइंस इंप्रूव करता है। और क्या करता है साइंस, इंक्रीज नॉलेज, हमारा जो नॉलेज है, हमारा ज्ञान को बढ़ाने में भी साइंस क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। अगर मैं आपको समझा दूं कि हाउ एरोप्लेन्स हाउ एरोप्लेन फ्लाइज, तो एरोप्लेन कैसे उड़ता है, अगर मैं ये आपको समझाने की कोशिश और मैंने आपको समझा दिया, तो इससे क्या होगा, आपके समझ में आ जाएगा कि एरोप्लेन हवा में कैसे उड़ता है। तो इसके पीछे का साइंस आपके ध्यान में आ जाएगा और आपका जो नॉलेज होगा उसमें क्या हो जाएगी,
बढ़ोतरी हो जाएगी, नॉलेज ऑब्वियसली क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। डिस्कवरी ऑफ न्यू आइडियाज, नई नई जो आइडियाज है वो आप डिस्कवर कर सकोगे। अगर आपके पास नॉलेज बढ़ गया तो उस नॉलेज का इस्तेमाल करके आप नई नई चीजों को ढूंढने का, नए नए एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास कर सकोगे। यू बिकम एक्सप्लोरर एंड एक्सप्लोरर। और ऐसे अगर आपने नई नई चीजें ढूंढना शुरू कर दोगे तो आप क्या बन जाओगे, एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर मतलब क्या, जो हमेशा से नई चीजें ढूंढने की कोशिश करता है उसको एक्सप्लोरर कहा जाता है। तो आदमी नई चीजें कब ढूंढेगा, जब उसको साइंस ठीक से समझ में आ जाएगा। हाँ देखिए, इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है, आपने न्यूटन का नाम सुना है? हाँ? तो न्यूटन ने ग्रेविटी का इन्वेंशन किया। ग्रेविटी मतलब क्या, एक फोर्स होता है अर्थ के द्वारा लगाया जाता है और हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ वो अर्थ क्या करती है, अपनी तरफ खींच लेती है। फॉर एग्जांपल इस पेन को अगर मैं नीचे छोड़ दूं तो ये पेन क्या करेगा, नीचे अर्थ की तरफ, जमीन की तरफ खींचा चला आएगा और नीचे गिर जाएगा। तो जो फोर्स इस पेन को नीचे खींचता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। तो न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या की, खोज की। तो न्यूटन ने कब जाके खोज की, जब न्यूटन को समझ में आया कि अर्थ क्या कर रही है, सन के अराउंड मूव कर रही है। अगर उसको ये बात पता ही नहीं होती कि अर्थ सन के अराउंड मूव कर रही है तो क्या वो ग्रेविटी की खोज कर सकता था? क्या वो ग्रेविटी का इन्वेंशन कर पाता? बिल्कुल नहीं कर पाता। तो अगर किसी भी नई चीज को, अगर आपको नई चीज का इन्वेंशन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसके पीछे की साइंस को समझना पड़ेगा, तब जाके आप नई चीजों को डिस्कवर कर पाओगे। हाँ, तो आप, आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। अभी नेक्स्ट स्लाइड है, तो इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे लर्निंग विथ क्यूरियोसिटी। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि क्यूरियोसिटी का मीनिंग क्या होता है। क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब क्या, कुछ जान लेने की जो इच्छा होती है उसको जिज्ञासा कहते हैं। किसी चीज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन पता कर लेना मतलब जिज्ञासा। अगर एक छोटा बच्चा है और कोई एरोप्लेन उसके सामने से उड़ रहा है तो अपने पेरेंट्स को पूछता है कि मम्मी पापा ये एरोप्लेन हवा में कैसे उड़ता है। तो ये उसकी जो चीजों को मालूम कर लेने की जो इच्छा होती है उसी को हम क्या कहेंगे, क्यूरियोसिटी कहेंगे। तो हम क्यूरियोसिटी की मदद से ही क्या कर लेते हैं, सीखते हैं बहुत सारी चीज। हाँ, हमको कुछ चीजों का पता नहीं होता कि ये कैसी काम करती है, तो वो चीजें काम कैसे करती है ये जान लेने की जो जिज्ञासा होती है उसी की वजह से हम चीजों के बारे में क्या कर लेते हैं, पता कर लेते हैं, सीख जाते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आपकी जो टेक्स्ट बुक है नई वाली, उस टेक्स्ट बुक के पेज नंबर कैसे डिजाइन किए गए हैं के बारे में दिया है, इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट। हाँ, तभी भी मैंने ले लिया था। साइंस फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। देखिए, अभी ऑब्जर्वेशन मतलब क्या, किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना, निरीक्षण करना, बराबर है। तो साइंस कैसे पढ़ेंगे हम लोग, चीजों को ऑब्जर्व करके। अभी कैसे ऑब्जर्व करना, अगर कोई इंसान जिंदगी में पहली बार फैन को घूमते हुए देख रहा है तो पहले तो फैन को ऑब्जर्व करेगा, देखेगा कि ये कैसे घूमता है, कितनी फास्ट घूमता है। अगर बंद कर दिया जाए फैन का स्विच तो कितनी देर में रुकता है। अगर फैन ऑफ है, उसका स्विच ऑन करने के बाद कितनी देर के बाद वो स्पीड को गेन करेगा, ज्यादा स्पीड अचीव करेगा। तो सबसे पहले उस फैन का वर्किंग समझने से पहले वो क्या करेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा। तो साइंस भी सेम है। साइंस हम पढ़ते हैं किससे, ऑब्जर्वेशन से। पेपर प्लेन इंस्पायर्ड रियल एयरक्राफ्ट। हाँ, तो रियल एयरक्राफ्ट कैसे बना है, तो पेपर से बनाया हुआ प्लेन उड़ाया गया, वो हवा में उड़ गया और उसी को देखते हुए एयरक्राफ्ट भी क्या हो गया, बनाया गया। साइंटिस्ट लर्न फ्रॉम नेचर, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। बहुत सारे साइंटिस्ट जो नई नई चीजों को ढूंढते हैं वो भी सीखते कैसे हैं, कैसे ढूंढ लेते हैं, तो ढूंढते हैं नेचर से।
नेचर में जो चीजें होती है, आपने ट्रेन को देखा होगा, हाँ, बुलेट ट्रेन को टीवी में देखा होगा, या कुछ लोगों ने सच में भी बुलेट ट्रेन देखी हो सकती हो। तो बुलेट ट्रेन का आगे का जो हिस्सा होता है वो कैसा होता है, वो इस पेन की तरह होता है, आगे का सरफेस एरिया उसका कम होता है। वो क्यों कम होता है? या एरोप्लेन का आगे का जो हिस्सा होता है वो कैसा होता है, नैरो होता है। क्यों नैरो किया गया है वो? क्योंकि जब हवा में एरोप्लेन उड़ेगा स्पीड में, तो जब आगे का हिस्सा कम होगा तो इजीली फ्लाई कर पाएगा। तो एरोप्लेन का आगे का हिस्सा किसको देख के बनाया गया है? बर्ड को देख के बनाया गया है। क्योंकि बर्ड जब हवा में उड़ता है तो बर्ड का आगे का शेप भी कैसा होता है, नैरो होता है। इसकी वजह से बर्ड क्या कर सकता है, हवा में इजीली उड़ सकता है। तो उसी तरह से नेचर को ऑब्जर्व करके हमने नई नई चीजों को ढूंढा है, उनका आविष्कार किया है। ऑब्जर्वेशन करके, हाँ, हमने बर्ड का ऑब्जर्वेशन किया, तब जाके एरोप्लेन का शेप हमने डिजाइन किया। एक्सपेरिमेंट करके भी हमने सीखा है, बहुत सारी चीजों का एक्सपेरिमेंट किया, तब जाके हमने नई नई चीजों को ढूंढा है। तो साइंस जो है ये नेचर को देखते हुए, ऑब्जर्वेशन करते हुए और नए नए एक्सपेरिमेंट करते हुए हमने साइंस को पढ़ा है। अगली स्लाइड के बारे में बात करते हैं। की मैसेज क्या है? क्यूरियोसिटी लीड्स टू डिस्कवरी। देखो, अगर किसी के अंदर कोई किसी भी चीज के बारे में जान लेने की इच्छा होती है, उसको पता कर लेने की इच्छा होती है, वही इंसान क्या करता है, नई चीज को खोज लेता है। हाँ, मान लो अभी यहाँ पे एक बल्ब जल रहा है इस क्लासरूम में, तो यहाँ पे अगर मैं बात का पता लगा लूं कि क्यों जल रहा है, तो इसको जान लेने के बाद हो सकता है कि मैं क्या करूं, इस बल्ब को और भी बड़ा बना दूं, इसमें इंप्रूवमेंट करके। अब पहले से ज्यादा बल्ब क्या करेगा, ज्यादा रोशनी देने लगेगा। तो हमारी जो क्यूरियोसिटी होती है, वही क्यूरियोसिटी क्या करती है, नई नई चीजों को ढूंढने में मदद करती है। स्मॉल आइडियाज बिग इन्वेंशंस। कभी कभार ये भी हो जाता है कि छोटी छोटी जो आइडिया होती है वो बड़े बड़े इन्वेंशंस कर देती है। या फिर आपने बड़े बड़े मशीन्स देखे होंगे, उनके छोटे से छोटे स्पेयर पार्ट्स भी होते हैं, उसकी वजह से बड़ी मशीन चल नहीं पाती। मतलब छोटे छोटे जो आइडियाज होते हैं वो क्या करते हैं, नई चीजों का आविष्कार करने में काफी हेल्पफुल या मददगार साबित होते हैं। ऑलवेज आस्क व्हाई। तो यहाँ पे एक सेंटेंस आपकी बुक में दिया गया है कि हमेशा से सवाल पूछना है। कौन सा वाला? कि क्यों, व्हाई, कि चीजें ऐसी क्यों हो रही है। अगर आप जितना ज्यादा ये सवाल खुद से पूछोगे, तो सवाल पूछने से क्या होगा, अगर मैंने सवाल पूछ लिया कि ये कैमरा कैसे रिकॉर्ड कर रहा है, तो इसके बारे में मैं क्या करूंगा, किससे पूछूंगा कि कैमरा कैसे रिकॉर्ड करता है। फिर जिसको इस कैमरे के बारे में पूरा ज्ञान हो, के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हो, वो इंसान मुझे बताएगा कि ये कैमरा कैसे वर्क करता है। तो मैं देखो, मैंने सवाल पूछा, सवाल पूछने के बाद मुझे पता चल गया कि कैमरा कैसे काम करता है। तो हमेशा हमको क्या करना है कि सवाल पूछना है। क्या करना है? सवाल पूछना है। सवाल पूछने से क्या होता है, हमारे सवालों का जवाब मिल जाता है, और जवाब मिलने से क्या होता है, हमारा नॉलेज बढ़ जाता है। और जब नॉलेज बढ़ता है तो नई नई चीजों को हम ढूंढने में क्या हो जाती है, हमें आसानी हो जाती है। अगली स्लाइड के बारे में बात करते हैं। लेट्स थिंक, यहाँ पे कुछ सवाल दिए गए हैं। व्हाट थिंग्स अराउंड यू यूज साइंस। आपके इर्द गिर्द ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी, उनके पीछे कुछ ना कुछ साइंस होगा। तो आपके आजू बाजू में जो भी चीजें होंगी उनका ऑब्जर्वेशन करिए, और उनके पीछे, उनके काम करने के पीछे क्या साइंस है उसका पता लगाइए। और दो एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देने हैं। समरी, अभी तक हमने जो जो पढ़ा का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा? साइंस इज एवरीवेयर। हमने देखा कि हमारे इर्द गिर्द, हमारे सराउंडिंग में साइंस ही साइंस है। पूरे अर्थ में ही नहीं, पूरे यूनिवर्स में साइंस है। बेस्ड ऑन क्यूरियोसिटी एंड ऑब्जर्वेशन। साइंस कैसे सीखते हैं हम? क्यूरियोसिटी की वजह से, जिज्ञासा की वजह से, और ऑब्जर्वेशन करके चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। के बाद हेल्प अस टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। और साइंस की मदद से हम इस वर्ल्ड को क्या कर पाते, एक्सप्लोर कर पाते। एक्सप्लोर करना मतलब क्या? जो सवाल हमको पता नहीं, जिन चीजों के बारे में हमें पता नहीं, तो साइंस की मदद से हम उन चीजों के बारे में पता करने की क्या करते हैं,
कोशिश करते हैं। साइंस एज अ प्रोसेस, देखिए इस स्लाइड में, साइंस इज नॉट अ फैक्ट, ये हमने पहले ही स्लाइड में पढ़ा कि साइंस जो है सिर्फ फैक्ट बताना मतलब साइंस नहीं होता। तो क्या होता है, इट इज अ वे ऑफ थिंकिंग, एक सोचने का तरीका है साइंस। आस्किंग क्वेश्चंस क्या है साइंस, साइंस मतलब क्वेश्चन पूछना ही साइंस है। एक्सप्लोरिंग अननोन, जो चीजों के बारे में हमको पता नहीं उनके बारे में पता करना ही साइंस है। हाँ, साइंस बिगिंस विथ क्यूरियोसिटी, तो साइंस कहाँ से शुरू होता है, हमारी जिज्ञासा से, क्यूरियोसिटी से साइंस शुरू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, एक क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए, इसलिए मैंने भी इंक्लूड किए। व्हाट डू थिंग्स वर्क, हाउ डू थिंग्स वर्क, सॉरी, चीजें कैसे काम करती है, चाहे वो बाइक हो, रेलवे इंजन हो, फैन हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, बल्ब हो, या कोई और चीज हो, वो काम कैसे करती है। हाँ, ये सवाल हमको पूछना है खुद से, तब जाके हम उनके बारे में पता करेंगे, और पता करने के बाद हमें पता चलेगा कि चीजें सच में कैसे काम करती है। वाई डू इवेंट्स हैपन, तो दिन हो, हाँ, डे होता है, फिर रात होती है, फिर से दिन होता है, फिर से रात होती है, तो जो ये इवेंट्स है वो क्यों होते हैं। हाँ, एक साल खत्म होने के बाद दूसरा साल आता है, हाँ, एक मंथ खत्म होने के बाद दूसरा मंथ आता है, तो ये सारी चीजें क्यों होती है, ये इवेंट्स क्यों होते हैं। हाँ, इनके बारे में, तो मानसून आया, फिर विंटर आया, फिर समर आया, फिर से मानसून आया, फिर से विंटर आया, फिर से समर आया, तो ये इवेंट्स क्यों होते हैं। हाँ, तो ये सारी चीजें हमें साइंस से ही पता चल जाती है। व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम द नेचर, हम नेचर से क्या सीखते हैं, नेचर से हमें कौन सी चीजें सीखने को मिलती है। हाँ, तो ये ऐसे सवाल पूछने से क्या होता है, डिस्कवरी का जन्म होता है, मतलब तो की खोज होती है, नए नए इन्वेंशंस होते हैं, ऐसे सवाल पूछने से नए नए इन्वेंशंस कर पाते हैं। तो ये ऐसे सवाल हमको पूछना है, आपके टीचर से पूछिए, खुद से पूछिए, पेरेंट्स से पूछिए, ऐसे किसी इंसान से पूछिए, अपने सीनियर से पूछिए, जिनको इन सवालों का क्या पता होगा, आंसर पता होगा। अगर वो आपको इन सवालों के आंसर देते हैं तो ऑब्वियसली आपका जो नॉलेज है वो क्या हो जाएगा, इम्प्रूव होगा, और आप नई नई डिस्कवरी करने के क्या करोगे, काबिल बन जाओगे। तो ये सारी चीज़ें ऐसी पढ़ी। चैप्टर काफ़ी इजी है, इसमें सिर्फ यही बताया गया है कि साइंस को कैसे पढ़ा जाता है। एक्टिविटीज एंड एक्सपेरिमेंट, देखो साइंस सिर्फ क्लासरूम में बैठ के ही पढ़ने का सब्जेक्ट है क्या, नहीं, आप इंग्लिश सब्जेक्ट क्लासरूम में बैठ के पढ़ सकते हो, मराठी लैंग्वेज आप क्लासरूम में बैठ के पढ़ सकते हो। हाँ, लेकिन साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये क्लासरूम में बैठ के तो पढ़ा जा सकता ही है, लेकिन क्लासरूम के बाहर भी ये अच्छे से पढ़ा जा सकता है। कैसे, एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट करके, क्या एक्टिविटीज और अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज करेंगे, तभी जाके तो हमें पता चलेगा कि चीजें कैसे वर्क करती है। अलग अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो एक्सपेरिमेंट हमने किया है, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो ऑब्जर्वेशंस हम करेंगे, उनके बेसिस पे ही हमको ये समझ में आएगा कि चीज़ें कैसे बनती है या कैसे काम करती है। लर्निंग बिकम इंटरेस्टिंग, देखो, तो एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट करने से जो चीजें हम सीखते हैं ना, वो क्या हो जाती है, इंटरेस्टिंग हो जाती है। सीखना क्या हो जाता है, इंटरेस्टिंग हो जाता है। लेकिन कब इंटरेस्टिंग होगा, जब आप एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट करेंगे, तब जाके आपकी लर्निंग क्या बनेगी, इंटरेस्टिंग बनेगी। बात करते हैं अगले अगले स्लाइड की, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्ट इन्वायरमेंट, देखिए हमारी एक्टिविटीज इन्वायरमेंट को काफी अफेक्ट करती है। हमारी अच्छी एक्टिविटीज इन्वायरमेंट पे अच्छी अफेक्ट करेंगी, हमारी बुरी या खराब एक्टिविटीज इन्वायरमेंट पे बुरा प्रभाव डालेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्या करता हूँ, मैं कचरा जला देता हूँ, तो कचरा जलाने के बाद जो धुआं होगा वो पूरे एयर में फैल जाएगा, एयर क्या होगी, पोल्यूट होगी। तो मेरी एक जो एक्टिविटी थी से इन्वायरमेंट को क्या पहुंची है, हानि पहुंची है। या फिर मैं एक पेड़ लगा देता हूँ, इफ आई प्लांट अ ट्री, अगर मैंने कोई एक ट्री को लगा दिया, तो इससे इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा,
इन्वायरमेंट में एक ट्री की संख्या बढ़ जाएगी, जो कि इन्वायरमेंट के लिए क्या है, अच्छी बात है। तो हमारी चाहे वो अच्छी एक्टिविटी हो या बुरी एक्टिविटी हो, का प्रभाव इन्वायरमेंट पे, का इफेक्ट इन्वायरमेंट पे आता ही आता है। साइंस हेल्प्स सॉल्व द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। साइंस क्या काम करता है, हमारे इन्वायरमेंटल जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए हमें साइंस काम में आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर के अंदर जो कचरा निकलता है, वो कचरा अगर आपने रोड पे फेंक दिया, तो इससे इन्वायरमेंटल की प्रॉब्लम सॉल्व होगी या बढ़ेगी? आपके घर के अंदर के कचरे की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी, बट इन्वायरमेंट के कचरे की प्रॉब्लम तो बढ़ जाएगी ना। लेकिन आपने वही कचरा अगर क्लासिफाई कर दिया, उसको अलग अलग में डिवाइड कर दिया कि गीला कचरा अलग, डिकम्पोज होने वाला अलग, और जो डिकम्पोज नहीं होगा प्लास्टिक वेस्ट वगैरह वगैरह, उसको अलग करके अगर आप कचरे की अच्छे से डंपिंग यार्ड में उसको डालते हो, तो क्या होगा, इन्वायरमेंट पे उसका इतना असर नहीं पड़ेगा। तो आपने जो कचरा सेपरेट किया वो किस बेसिस पे किया? साइंस के बेसिस पे, क्योंकि आपको साइंस ने बताया ना कि जो गीला कचरा होता है वो क्या होता है, जल्दी डिकम्पोज हो जाता है और वो मिट्टी में मिक्स हो जाता है, ये साइंस ने बताया। तो साइंस के बेसिस पे हम इन्वायरमेंटल के प्रॉब्लम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। बिल्ड सस्टेनेबल फ्यूचर, हम ऐसा फ्यूचर बनाएंगे खुद का जो कैसा होगा, सस्टेनेबल। सस्टेनेबल मतलब जो ज्यादा दिन तक क्या हो जाए, रहे, उसको सस्टेनेबल कहा जाएगा। तो हम ऐसा फ्यूचर बनाएंगे कि वो फ्यूचर ज्यादा दिनों तक, ज्यादा समय तक बना रहेगा। ऑल फील्ड्स आर कनेक्टेड। देखिए, साइंस साइंस की जितनी भी फील्ड्स है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। मान लो अगर मैंने यहाँ पे एक ट्री बनाया, ये ट्री है, हाँ, नहीं पता, लेकिन ट्री है। इस ट्री की अलग अलग ब्रांचेस है, बहुत सारी, हाँ। तो मान लीजिए ट्री जो है वो क्या है, साइंस है। क्या है, साइंस। और इस ट्री की जो हर एक ब्रांच है, ये पहली ब्रांच बायोलॉजी है, दूसरी ब्रांच केमिस्ट्री है, तीसरी ब्रांच फिजिक्स है, और एक है अर्थ साइंस। देखो, ये सारी जो चीजें होगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और अर्थ साइंस, ये सारे के सारे पार्ट हो गए किसके, साइंस के। तो साइंस की अगर अलग अलग ब्रांचेस की जाए तो उनकी स्टडी क्या हो जाती है, इजी हो जाती है। मतलब साइंस को अगर हम डिवाइड कर लेते हैं तो साइंस की पढ़ाई करना हमारे लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ये साइंस की ब्रांचेस है, ऑल आर इंटरकनेक्टेड। और ये जितनी भी ब्रांचेस है साइंस की, ये सारी की सारी एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड। तो यहाँ पे और बहुत सारी ब्रांचेस दी है साइंस की। देखो, नेचुरल साइंस के अंदर ये सब्जेक्ट है फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। सोशल साइंस के अंदर ये सब्जेक्ट है एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी। फॉर्मल साइंस के अंदर ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, लॉजिक, डाटा साइंस, स्टैटिस्टिक। ये आप आगे जब हायर क्लासेस में जाएंगे तब ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे इनको यहाँ पे स्लाइड में इंक्लूड किया है कि आपको अच्छे से समझ में आए। थिंक अबाउट इट। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाई आर सम फ्रूट्स सोर। कुछ फ्रूट जो होते हैं उनका टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है। व्हाट हैपन्स टू द हल्दी। अगर आपके कपड़ों के ऊपर हल्दी के दाग लग जाएंगे तो क्या होगा। ये दोनों के दोनों सवाल इंक्लूड किए गए हैं आपके टेक्स्ट बुक के पहले चैप्टर में। साइंस एक्सप्लेन्स डेली लाइफ। तो साइंस क्या करता है, हमारी डेली लाइफ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। जर्नी एंड, आगे हमारी जो जर्नी होगी साइंस की वो कैसी होगी, हाँ। तो इस बुक में हम क्या पढ़ेंगे, इस बुक को पढ़ने के बाद क्या होगा, पूरे साल भर मान लो आपने क्लास 7 का साइंस का बुक पढ़ लिया, तो इस बुक को पढ़ने के बाद क्या होगा, आप कौन से नए चेंजेस आएंगे आपके अंदर। तो आपकी थिंकिंग क्या होगी, बिल्ड होंगी। आप अच्छा सोचने लगोगे, क्रिएटिव सोचने लगोगे। इंक्रीज क्यूरियोसिटी, आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी। मतलब किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की आपकी जो इच्छा होगी वो बढ़ जाएगी। एक्सप्लोर आइडियाज, नई नई आइडियाज को आप क्या करोगे,
इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करने लगोगे क्लास 7 के साइंस की टेक्स्ट बुक को पढ़ने के बाद। की पॉइंट्स अभी तक हमने जो जो पढ़ा उसका फिर से एक बार क्या कर लेते, रिवाइज कर लेते। साइंस इज इक्वल टू क्यूरियोसिटी प्लस एक्सप्लोरेशन। साइंस मतलब क्या? क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा प्लस एक्सप्लोरेशन। लर्न बाय डूइंग। साइंस कैसे पढ़ेंगे? करके देखना, एक्सपेरिमेंट एक्टिविटीज करके। कनेक्टेड टू रियल लाइफ। साइंस जो है वो हमारे रियल लाइफ से कनेक्टेड है। ये भी हमने देखा। हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। और क्या करता है साइंस? हमारी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हमारी मदद करता है। मेक अ बल्ब ग्लो एक एक्टिविटी है आपके चैप्टर के अंदर, उसको मैंने लिया है। हाँ, तो उस एक्टिविटी को कंडक्ट करवाने के लिए अभी एक्टिविटी क्या होगी, आपको एक बल्ब लेना है और उसको ग्लो जलाना है। तो बल्ब को जलाने के लिए क्या क्या चीजें लगने वाली है? आपको बैटरी लगेगी, वायर लगेगा और बल्ब लगेगा। हाँ, एक बल्ब को लाइट अप करने के लिए। तो क्वेश्चन है विच मटेरियल हेल्प बल्ब ग्लो। ऐसी कौन सा मटेरियल है या चीजें हैं जिनसे बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा, मतलब जलने लगेगा। तो जब ये एक्टिविटी पूरी आप कंडक्ट करोगे क्लास लैबोरेटरी में, तब आपके समझ में दो चीजें आएगी, एक कंडक्टर के बारे में और एक इंसुलेटर के बारे में। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर मतलब क्या? द मटेरियल विच पासेस इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम। ऐसा मटेरियल जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, पास होगा, उसको क्या कहेंगे हम? कंडक्टर कहेंगे। और जिस मटेरियल के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा उसको क्या कहेंगे हम? इंसुलेटर कहेंगे। मान लो वायर है, वायर के अंदर जो तार देखी आपने छोटी सी वायर के अंदर हो, हाँ, वो एल्यूमिनियम की है। अगर एल्यूमिनियम की तार से अगर करंट फ्लो होता है तो एल्यूमिनियम क्या हो गया बेटा? कंडक्टर हो गया। और वुड ले लिया आपने, वुड को वायर कनेक्ट कर दो और स्विच ऑन करो, वुड के अंदर से करंट फ्लो होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। तो वुड क्या होगा? इंसुलेटर होगा। तो कंडक्टर मतलब क्या? जिससे करंट फ्लो होता है उसे कंडक्टर कहा जाएगा। और इंसुलेटर मतलब क्या? के अंदर से करंट फ्लो नहीं होगा उसको क्या कहा जाएगा? इंसुलेटर कहा जाएगा। जब आप ये एक्टिविटी करोगे तब आपको कंडक्टर और इंसुलेटर ये दोनों चीजें समझ में आएगी। कब, कैसे समझ में आएगी? जब एक्सपेरिमेंट करोगे तब। मतलब एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम दो नई चीजें सीखेंगे, एक कंडक्टर क्या होता है वो सीखेंगे और एक इंसुलेटर क्या होता है वो सीख जाएंगे। टाइप ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल के क्या क्या टाइप होते हैं? हाँ, तो अभी हमने देखे। तो मटेरियल के देखो, कंडक्टर होता है, इंसुलेटर एंड मेटल एंड नॉन मेटल। देखो कंडक्टर, लेट मी रब दिस। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंडक्टर? ठीक है, पहले से शुरू करते हैं। बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज कंडक्टर, इंसुलेटर, मेटल्स एंड नॉन मेटल। किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को पढ़ने के बाद, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को पढ़ने के बाद उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कर देंगे, अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई करेंगे। मान लो यहाँ पे तीन ग्रुप्स बनाए, कंडक्टर और इंसुलेटर। पहले दो ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे, कंडक्टर। तो कंडक्टर इस ग्रुप में कौन सी चीजों को रखेंगे? जिनके अंदर से करंट फ्लो होगा उन चीजों को। और इंसुलेटर के अंदर कौन सी चीजों को रखेंगे? जिनसे करंट फ्लो नहीं होगा, ऐसी चीजों को हम इंसुलेटर वाले ग्रुप में रखेंगे। आगे नेक्स्ट ग्रुप करेंगे हम मेटल और नॉन मेटल। हाँ, तो मेटल नॉन मेटल के बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। मेटल किसे कहते? तो जो सारे जितने भी मेटल्स होंगे वो मेटल्स के ग्रुप में आएंगे और जितने भी नॉन मेटल्स आएंगे होंगे वो किसके ग्रुप में आएंगे? नॉन मेटल वाले ग्रुप में। तो इस तरह से हम मटेरियल को क्या कर पाएंगे? क्लासिफाई कर सकेंगे। प्रॉपर्टीज हेल्प क्लासिफिकेशन। देखो किसी भी चीज को क्लासिफाई, ग्रुप बनाने के लिए हमको उन चीजों की प्रॉपर्टीज काफी मदद करती है। अभी मैंने कंडक्टर और इंसुलेटर दो ग्रुप बनाने के लिए मैंने कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में देखा? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है कि नहीं, इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए मैंने दो ग्रुप बनाए। तो प्रॉपर्टी जो होती है वो मदद करती है हमको मटेरियल को क्लासिफाई करने में।
रियल लाइफ एग्जांपल, यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जांपल दिया है। हाँ, देखिए, टॉर्च बैटरी रन्स आउट, कैन नॉट बी रीयूज। मान लीजिए आप रात के समय पे टॉर्च लेके रास्ते से चल रहे और अचानक से टॉर्च के अंदर जो बैटरीज है वो डिस्चार्ज हो जाती है, खत्म हो जाती है। क्या उसी वक्त उस टॉर्च की बैटरीज को आप इससे चार्ज कर पाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे कुछ चेंजेस होते हैं जो रिवर्स नहीं की जा सकते। फॉर एग्जाम्पल, बैटरी ऑफ द टॉर्च, वी कैन नॉट रिचार्ज द बैटरीज ऑफ दैट टॉर्च। टॉर्च की बैटरीज को हम तुरंत रिचार्ज तो नहीं कर सकते। तो ऐसे चेंजेस होते हैं जो हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो एक एग्जांपल यहाँ पे रियल लाइफ का इंक्लूड किया था मैंने। तो बात करते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। क्या होते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल? हाँ, तो रिवर्सिबल चेंजेस के बारे में बात करते हैं। रिवर्सिबल चेंजेस मतलब क्या? कैन बी रिवर्स, ऐसे चेंजेस जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं। हाँ, और इरिवर्सिबल चेंजेस मतलब क्या? ऐसे चेंजेस जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। समझ में आया? तो रिवर्सिबल चेंजेस एग्जांपल दिए हैं, आइस टू वाटर। देखिए, ये आइस का टुकड़ा है, उसको अगर मैंने हिट दिया आइस के टुकड़े को, इसका क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। हाँ, फिर से मैं इस वाटर से हीट निकाल लूं, मतलब इसको ठंडा करूं, तो इसको ठंडा करने के बाद फिर से क्या बन जाएगा? आइस बन जाएगा। मतलब ये जो एग्जांपल हुआ वो रिवर्सिबल चेंज का हो गया। हम आइस से वाटर बना सकते, फिर से उसी वाटर से क्या बना सकते हैं? आइस बना सकते। तो ये रिवर्सिबल चेंज हो गया। हाँ, तो रिवर्सिबल चेंज मतलब ऐसा चेंज जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं। और इरिवर्सिबल मतलब क्या? कि जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है इरिवर्सिबल चेंज का, बैटरी यूज। अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि जो टॉर्च की जो बैटरीज है वो एक बार खत्म हो गई तो फिर से हम उसको रिचार्ज कर सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये इरिवर्सिबल चेंज हो गया। आई होप आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों चेंजेस समझ में आ चुके हैं। बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, इफेक्ट ऑफ हीट। अभी हीट के क्या क्या इफेक्ट होते हैं? हाँ? तो हीट कैन चेंज, हीट क्या, हीट कॉजेस चेंज, सॉरी, हीट क्या करता है? चेंजेस लाता है। कहाँ पे चेंजेस लाएगा? कुछ एग्जांपल से उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आइस का टुकड़ा है, तो हीट दिया मैंने, क्या दिया? हीट देने के बाद उसका क्या बन गया? वाटर बन गया। देखो, हीट ने क्या किया? चेंज ला दिया। ये आइस का टुकड़ा सॉलिड था, बाद में क्या बन गया? लिक्विड बन गया। तो देखिए, हीट ने क्या किया? सॉलिड को कन्वर्ट कर दिया, किसमें? लिक्विड में। तो वही तो लिखा है कि हीट क्या करता है? चेंजेस लेवल आता है। क्या करता है? हीट चेंजेस लाती है। वाटर इवेपोरेट्स। मान लो इस वाटर को फिर से मैं हीट दे दूं और देता गया देता गया देता गया, तो ये वाटर धीरे धीरे क्या हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा, मतलब भाप बन जाएगी उसकी और वो ऊपर चला जाएगा। मतलब हीट ने क्या कर दिया? फिर से चेंज ला दिया स्टेट में। हाँ, पहले सॉलिड था, हीट ने क्या किया? उसको लिक्विड बना दिया, फिर लिक्विड को और हीट दी तो उसका क्या बन गया? गैस बन गया। हाँ, तो हीट क्या करता है? चेंजेस लाता है। हीट और क्या करता है? कुकिंग। आप फूड को कुक करते हो, क्या करते हो? कुक करते हो। मान लो आपने लौकी ले ली बाजार से और लौकी को काट दिया। अभी बर्तन में पानी लीजिए और पानी लेने के बाद लौकी के जो टुकड़े हैं उस बर्तन में डाल दीजिए और नीचे से हीट देना शुरू कर दीजिए। और कुछ देर बाद आप देखोगे कि जो लौकी थी वो बहुत हार्ड थी। अभी हीट की वजह से क्या हो गया? वो बहुत सॉफ्ट हो गई। हाँ, तो क्या हो गया? वो कुक हो गई, शिजून गेलं ना ते। तर हीटमुळे काय होतं? शिजायला मदत होते। आपण अन्न शिजवायला हीट आपल्याला कामी येत असते। चेंजेस इन नेचर। नेचर में क्या क्या चेंजेस है? यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल लिए। देखिए, एक बड़ा रॉक है, धीरे धीरे दिस रॉक इज कन्वर्टेड इनटू स्टोन्स। ये छोटे छोटे पेबल्स बन रहे, स्टोन्स बन रहे। एक एग्जांपल लिया। और दूसरा एक एग्जांपल है फ्रूट रिपन का। फल जो जो होते हैं वो क्या होते हैं? पक जाते हैं। यहाँ पे स्ट्रॉबेरी का एक इमेज लिया है मैंने। पहले स्ट्रॉबेरी कैसी थी?
कच्ची थी, बाद में धीरे धीरे रेड हो गई, मतलब राइप हो गई। हाँ, तो ऐसे चेंजेस होते हैं। अभी ये रिवर्सिबल चेंज हो गया, रिवर्स चेंज हो गया क्या? बिल्कुल नहीं। हम इस पकी हुई स्ट्रॉबेरी को फिर से इसमें ला सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये हो गया इरिवर्सिबल चेंज। इस रॉक से, इस छोटे छोटे पेबल से बड़ा रॉक बनवा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। ये भी एक इरिवर्सिबल चेंज है। वाटर साइकिल के बारे में बात करते हैं। ये भी एग्जांपल आपके चैप्टर में दिया है। सन हीट्स वाटर। सन की वजह से क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर की वजह से वाटर गर्म होता है। तो वाटर गर्म होने के बाद इवेपोरेट होने लगता है, फिर क्लाउड बनाता है, और उसी क्लाउड में से फिर से क्या होती है? बरसात होती है, रेन आता है। या इस पिक्चर से आपको काफी क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए नीचे वाटर है, तो सन की हीट की वजह से वाटर क्या हो रहा है? इवेपोरेट हो रहा है, ऊपर जा रहा है। इवेपोरेट होने के बाद क्या हो रहा है? यहाँ पे उस इवेपोरेशन की वजह से क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है, और क्लाउड को जब ठंडी हवा लगेगी, कंडेंसेशन होगा, तब क्या हो जाएगा? परसिपिटेशन, मतलब बारिश होगी, और उसी बारिश का पानी फिर से बहते बहते फिर से यहीं पे आ जाएगा, और फिर से यहाँ पे इवेपोरेशन होगा, क्लाउड बनेगा, फिर से परसिपिटेशन होगा, और ये कंटिन्यूसली साइकिल क्या होगी? चलती ही रहेगी। थिंक अबाउट इट। आइस मेल्टिंग, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए, आइस का मेल्ट होना ये रिवर्सिबल चेंज है क्या? यस, इज अ रिवर्सिबल चेंज। फ्रूट राइपनिंग, फल का पकना रिवर्सिबल चेंज है क्या? नो, इट्स नॉट अ रिवर्सिबल चेंज, इट इज इरिवर्सिबल चेंज। समरी, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? मटेरियल्स हैव प्रॉपर्टीज। हर एक मटेरियल को कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है, हमने देखा। चेंजेस आर ऑफ टू टाइप्स। चेंजेस दो प्रकार के होते हैं, वो भी हमने देखा। पहला रिवर्सिबल और दूसरा इरिवर्सिबल। हीट कॉजेस चेंजेस, हीट की वजह से चेंजेस आते हैं, के बारे में भी हमने पढ़ा, बात की। वाटर साइकिल इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, और वाटर साइकिल एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो चलती रहती है, इसके बारे में हमने पढ़ा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने हाफ चैप्टर 50% चैप्टर कवर कर लिया है। हाँ, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप बेल आइकन दबाते हैं तो इसी चैप्टर का जो अगला पार्ट आएगा वीडियो का, वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और वो पार्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर इस चैप्टर में कुछ भी आपके क्वेश्चंस हो, डिफिकल्टीज हो, कुछ क्वेरीज हो, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख सकते हैं, और जुड़े रहिए हमसे, ताकि हम आपके पास अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियोस हम पहुंचा सकें। तो थैंक यू, हैव अ गुड डे, सी यू सून।